2016 में जनरल इलेक्शन आ गए। जैसे थोड़ा बहुत मुझे खैर पार्टी का या लोकल पॉलिटिक्स का पता चल ही गया था। डेमोक्रेटिक तरीके से, ऐसा नहीं कि आपको आपका नाम उन्होंने दे दिया तो आप ही कैंडिडेट बन गए। जब वो आप पार्टी के मेंबर होते हो तो आपको इंटरनल वोटिंग से भी गुजरना पड़ता है। तो उस समय बार्सिलोना सिटी में फिर वोटिंग हुई, क्योंकि मैं कैंडिडेट मुझे बनना था, लेकिन एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी आया तो उन्होंने मेरे आगे उसको एक बड़ा फेमस जज था हम्म। तो उनको कैंडिडेट बनाया। हम्म। लेकिन मैं नया था तो इसलिए मुझे उन्होंने उसका सब्स्टिट्यूट बना दिया। हालांकि जाना मुझे ही था, क्योंकि हम्म। मैंने जीता था इंटरनल जो इलेक्शंस होते हैं। तो इंडिपेंडेंट तो उनका उनको पहले से पता था कि ये जज 2-3 महीने के लिए रहेगा, बाद में उधर ज्वाइन करके उनको मिनिस्ट्री में कहीं लगाना था। ऐसा फिर 2016 में इलेक्शन जीते वो वाले, हम्म। हम्म। और 2017 में फिर मैं फर्स्ट टाइम सेनेट में गया। Hello and welcome to Indian Diaspora Podcast. Today we have a very interesting guest with us, Robert Masih Nahar. He is elected twice as a senator in Spain. Not only Indian, but he's the first Asian to be in the upper house of a Senate in Spain and broadly in Europe. Beyond politics, he also has keen interest in culture and sports. He's the founder of Catalan Cricket Federation and India Culture Center in Barcelona. All in all, he's the pride of the Indian diaspora in Spain. Robert G, welcome to the show. Well, thank you very much, Rahul ji. Thank you for having me on your show. It's really an honor to speak to you and to speak to your audience and your viewers, of course. And I'm really grateful for you and your team to have me on your. Thank you, Robert G. This conversation is going to be a mix of English and Hindi because we want to reach out with this beautiful story to the maximum audience possible. I'm going to begin with Hindi and switch to English. That's perfectly fine. Yes. रॉबर्ट जी, आपकी जर्नी, आपका जो सफर है, वो कितना इंस्पिरेशनल है? आ, आप अपने स्टार्टिंग डेज के बारे में बताइए, जब आप पंजाब में पैदा हुए और वहां से जो आपका सफर है, जी। दुनिया जीतने का, उस सफर से हमको वाकिफ कीजिए। ओवर टू यू। थैंक यू राहुल जी। सफर बहुत ही लंबा है और काफी मुश्किल भी रहा है। चीजें आसान नहीं होती हैं हम्म। जब आप सेल्फ मेड पर्सन, और जब आपके पीछे कोई बहुत बड़ी सपोर्ट नहीं होती है तो अ, जैसी चीजें आसान नजर आती हैं कि वैसे हम लोग जैसे इंडिया से बाहर रहते हैं तो बहुत से हमारे कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि सिर्फ बाहर जाने से ही चीजें आसान हो जाती है। वैसे नहीं, वैसे शुरुआती दौर का बताता हूँ कि जैसे आपने पूछा है तो मैं गुरदासपुर के एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ था। अ, ये गुरदासपुर से हम अमृतसर की जाए तो करीब 10-12 किलोमीटर रास्ते में पड़ता है। तो वहीं में मैं पढ़ाई भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, फिर गुरदासपुर में गवर्नमेंट कॉलेज में वहाँ से मैंने आगे की पढ़ाई करी। लेकिन उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पे तो हूँ, लेकिन गांव में तो अ, मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ यहाँ की है नहीं। तो आई वाज नॉट रियली हैप्पी देयर, नॉट बिकॉज आई मीन इट्स मेरा मेरा गांव है तो गांव से सबको प्यार होता है, लेकिन अपने फ्यूचर के बारे में जब मैं कभी सोचता था, ऐसा कुछ लगता था तो मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ मुझे लगता है कि मैं यहाँ रहूंगा नहीं। तो ऐसा हमेशा मेरे दिमाग में ख्याल आते रहते। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि करीब मैं 17-18 साल के बाद मैंने अपना घर छोड़ दिया था। तो वो वहाँ उसके बाद फिर मैं इंडिया में काफी जगह पे रहा हूँ। दिल्ली में रहा हूँ, लखनऊ में रहा हूँ, फिर देहरादून में रहा हूँ, पुणे, बॉम्बे, काफी जगह में मतलब रहा भी हूँ। काम भी जो मिलता था करता रहता था। तो इसके साथ आगे पढ़ाई भी करी मैंने। तो
धीरे धीरे लाइफ को जानना शुरू किया, क्योंकि वो जो गांव की लाइफ और फिर गांव के बाहर की लाइफ में बहुत अंतर था। मैंने काफी कुछ सीखा, काफी कुछ जाना। तो धीरे धीरे लाइफ चलती गई, और फिर मैं 2002 में करीब मेक्सिको चला गया था। तो मेक्सिको में मैं कुछ 2 ढाई साल रहा हूँ वहाँ पे। वाइल जब मैं इंडिया में ऐसे, ये मेरी जर्नी इंडिया में चल रही थी, तो उस समय अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैंने डीबीए का कोर्स किया था, ओरेकल डीबीए का, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। और मुझे लगता था कि वहां पे जाके शायद मैं इस सेक्टर में काम करना चाहूंगा, क्योंकि जो मेरी जो स्टडीज थी उस पे मैं बहुत कुछ इंटरेस्टेड नहीं था, काम करना नहीं चाहता था, मैं कुछ अलग तरीके का करना चाहता था। तो आई थिंक मुझे लगा कैसा ये इस फील्ड मेरे लिए सही है। और मैंने ओरेकल एटाई में किया था, वो बहुत पुराना वो एडिशन हो गया था, तो उसके बाद फिर मैं उसके आगे कर नहीं पाया। तो हुआ क्या कि वहां पे मैंने एक पहले तो एक लैंग्वेज टीचिंग स्कूल में क्लासेस लेनी शुरू करी। फिर मैंने उसी स्कूल में क्लासेस देनी शुरू की कंपनीज को, और जो कंपनीज हेड होते हैं जिनको इंग्लिश क्लासेस बेसिक चाहिए होती है, तो वहां पे मैं थोड़ा काम करना शुरू किया। वो कुछ देर करने के बाद, साल 1.5 साल के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी लाइफ का रूटीन ऐसे ही बनता जा रहा है। सुबह घर से जाओ, स्कूल में जाओ, वहां से वापस आ जाओ, खाना खाओ, सो जाओ। तो ये मेरा रूटीन वो जो अजीब सा था। अब इसी टाइम मेरे पेरेंट्स जो इटली में रह रहे थे, वो मेरे पेरेंट्स काफी टाइम से इटली में रहते थे। तो एक दिन मैंने अपने फादर को फोन किया, मैंने उनको बोला कि मैं तो यहाँ से थक गया हूँ, मैं इंडिया जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि या आप इंडिया जा रहे हो तो जाते जाते हमसे मिल जाओ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रास्ते में ही हैं, तो इधर से ही आपको जाना है। जैसे जाना तो प्लेन से ही था, खैर। तो मतलब एक बहाना था उनको अपने पास बुलाने का। तो थोड़ा इमोशनल टच में मैं भी फिर चलो अपने पेरेंट्स को मिलने इटली चला गया। उसके बाद फिर मैं, उन्होंने मुझे कहीं जाने नहीं दिया, तो थोड़ा इमोशनल उसमें आ गया कि अभी हमारे पास ही रहो। तो पेरेंट्स की बात फिर मैंने सोचा अभी इस एज में माननी चाहिए। तो देन आई स्टेड विद देम। और कुछ टाइम बाद फिर मैं इटली से स्पेन आ गया, तब से ही। तो ये आपका सफर रहा है, भारत से आप गए मेक्सिको 2002 में, जी। वहां से इटली और बाद में वहां से स्पेन। जी। तो इनफैक्ट मैं आपके फर्स्ट वो जर्नी में जाना चाहता हूँ कि आप जब जी। गुरदासपुर, एक गांव में एक लड़का बड़ा होता है और पहली जी। बार मेक्सिको जाता है, जहाँ पे लोग इंग्लिश नहीं में बात करते, हिंदी में नहीं, पंजाबी नहीं, और स्पेनिश में जी। बात कर रहे हैं। जी। तो वो पहले दिन कैसे थे आपके पास जब मेक्सिको में आप लैंड हुए? जी। वो वो अनुभव बताइए आपका। जी, स्पेनिश का तो मुझे एक भी वर्ड नहीं आता था उस समय। तो इंग्लिश में ही बात करता था, जिससे भी बात करता था। तो धीरे धीरे फिर मैंने थोड़े बहुत वर्ड्स जो है वो सीखने शुरू किए, ओला adios, और जो बिल्कुल ही शुरुआती वर्ड्स जो होते हैं वो मैंने सीखने शुरू किए। हम्म। तो इनफैक्ट जब मैं स्पेन में भी वापस इटली से स्पेन आ गया, तो तब भी मेरी स्पेनिश तो बहुत अच्छी नहीं थी। मतलब मैं मेक्सिको में स्पेनिश सीख नहीं पाया था। और अच्छा। रूटीन ऐसा था कि क्लासेस इंग्लिश में, क्लासेस देनी इंग्लिश में, तो सब सब कुछ जहाँ पे रहता था वहाँ पे भी इंग्लिश में बातचीत होती थी, तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेनिश में सीख नहीं पाया था। हम्म। और जो स्पेनिश अभी बोलता हूँ, तो वो मैं स्पेन में आके ही सीखी है। तो अच्छा। वहाँ पे तो ऐसा था जैसे मैं एक स्ट्रेंजर टाइप, मुझे ऐसा, जब मैं मेक्सिको छोड़ा मैंने, तो मुझे ऐसा लगा यार मैं कहाँ फंस गया हूँ, मतलब मेरा ये रूटीन नहीं है। तो हाँ। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू गो बैक टू इंडिया। अच्छा। Oh, but it didn't happen. हम्म। हम्म। तो आप कितने साल मेक्सिको में रहे ओवरऑल? मैं करीब 1.5 से 2 साल शायद ऐसा 1.5 से कुछ 2 रहा साल, हूँ। अच्छा। और इटली में आप कितने साल रहे उसके बाद? इटली में भी ऑलमोस्ट सेम। हाँ। तो लाइक ये कोई 3-4 साल का टाइम था, जो जिसके बीच में इटली स्पेन में मेक्सिको और इटली में। और हाँ। उसके बाद फिर मैं 2005 में मैं स्पेन में आ गया। अच्छा, तो तब से मतलब स्पेन आपका घर हो गया, मतलब जी। 2005 से। ठीक जी। है। तो स्पेन में आपकी लाइफ समझते हैं, मतलब डेफिनेटली आपका पहला कल्चरल एक्सपोजर इटालियन कल्चर है, जो इटली में इटालियन भाषा बोली जाती है, जी। मेक्सिकन की स्पेनिश। लेकिन आप जब 2005 में स्पेन आए, वहां जी। से लेके आपके सेनेटर बनने का सफर,
मतलब आपने कहा कि आप डीबीए का कोर्स आपने किया था, वहां से एक जी पराये देश में, जो भी आपका देश है, वहां जी पर सेनेटर बनने का ये महान सफर है। जी। ये हमें बताइए, ये कैसा रहा? देखिए वो जो डीबीए का कोर्स था वो तो कभी कंप्लीट नहीं हो पाया, आज भी नहीं हो पाया। उसके उसके बाद मैंने मैंने मतलब उस तरफ ध्यान दिया ही नहीं। हाँ जी। और जब मैं इंडिया में था, काफी और जॉब्स करता था, मैंने वहाँ पे स्टडी भी करी, मैंने मतलब वहाँ पे एक न्यूज एजेंसी में काम किया, दैनिक जागरण में काम किया लखनऊ में कुछ टाइम। हम्म। फिर एक छोटा न्यूज़पेपर था, वहाँ पे काम किया। एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी दिल्ली में, वहाँ पे हम्म। काम किया। एक देहरादून में एक कंप्यूटर की कंपनी थी, उनके साथ मैं कंप्यूटर सेल्स में था। तो बहुत सारे और जॉब्स जो है इंडिया में करता रहा, तो काफी सारा जो है छोटा छोटा एक्सपीरियंस जो मैंने मतलब मुझे मिला था। हम्म। और जब 2005 में मैं इटली से स्पेन आया, तो मेरी स्टोरी बिल्कुल वैसी थी जैसे मैंने गांव से घर छोड़ा था। मतलब जब गांव से छोड़ के आया था बाकी शहर की दुनिया में, हम्म। वैसा ही मेरे साथ ऐसा ही कुछ इटली से स्पेन में आने में भी हुआ। क्योंकि इटली में रह रहा था तो मैं वहाँ पे अब कंफर्टेबल बहुत था, अपने आप को फील नहीं कर रहा था। मतलब हम्म। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ जो है वो एक्सप्लोर नहीं हो पा रही है, तो हम्म। आई वाज स्टक देयर। हम्म। तो अगेन आई स्पोक विद माय पेरेंट्स एंड आई सेड आई हैव टू लीव। And हम्म। they asked me where. So I said, I don't know. I have to go somewhere, but I हम्म। don't know where. हम्म। तो देन अब उस समय मेरा वीजा वगैरह एक्सपायर हो चुका था, तो मैं इंडिया वापस जा नहीं सकता था। तो हम्म। मुझे कहीं जाना था। तो हम्म। देन आई थॉट मुझे फिर मैं जगह ढूंढने लगा, तो देन बार्सिलोना का नाम सामने आया। तो हम्म। बार्सिलोना का मैंने ओलंपिक्स में नाम सुना हुआ था, 92 में हाँ। ओलंपिक्स हुए थे। राइट। तो तब से मेरे दिमाग में ये बार्सिलोना का नाम था। तो वैसे मुझे स्पेन के बारे में बहुत जानकारी थी नहीं, हाँ। मुझे कोई, और यहाँ पे कोई जानकार भी नहीं था। अच्छा। तो वहां से बस मैं ट्रेन लेके स्पेन आ गया। और स्पेन में मैं किसी को नहीं जानता था, मतलब कि मेरा कोई यहाँ पे दोस्त नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था, मतलब किसी को भी जानता नहीं था। तो हम्म। ये भी बिल्कुल ऐसा था जैसे फर्स्ट टाइम आप कहीं जाते हो तो एक्सप्लोर करते हो। हम्म। तो तब से फिर यहाँ पे धीरे धीरे मैंने अपने आप को स्टेब्लिश किया। तो आज आपके सामने बात कर रहा हूँ स्पेन से। वो आसान नहीं होता, वो जो सफर जी है कि एक तो अनजान देश में आओ जी और वहां पर खुद की नींव बनाओ, खुद के रूट्स बनाओ। जी तो 2005 से लेके 2024, दिस इज ऑलमोस्ट 20 साल का सफर है, राइट? 19, जी 19 ऑलमोस्ट इयर्स। यस तो तो यहाँ पर आप, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में कहा, आप 2 बार सेनेट में इलेक्ट हुए हैं। जी आप पहले एशियन ओरिजिन इंसान हैं, व्यक्ति हैं, जो जो अपर हाउस किसी सेनेट में, यूरोप में, जी यूरोप में, ब्रॉडर यूरोप में अपर हाउस में आए हैं। आपने इंडियन कल्चरल सेंटर बनाया है, जी आपने क्रिकेट का फेडरेशन बनाया है। तो जी। ये जो फल है, ऐसे ही तो नहीं लगता। आपने इस नहीं नहीं, पेड़ इसमें के बहुत बीज सारे डाले होंगे। इसके वो बीज, वो खेती को समझते हैं। आपने कैसे फल, हल जोता और हमने जी कैसे बीज डाले और इस पेड़ को बनाया, वो बताइए हमें। जी। देखिए, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है, ऑफ हाँ। कोर्स। तो हाँ। मुझे याद है जब मैंने 2007 में करीब मैंने ये थोड़ा बहुत सोशल वर्क करना शुरू किया था। तो अच्छा। उसमें कल्चर प्रमोशंस में और सोशल वर्क मैंने थोड़ा बहुत शुरू किया था। तो उसमें अ, मुझे याद है कुछ लोगों से जब मैं कोई मतलब सपोर्ट की बात करता था सोशल वर्क के लिए, मतलब हम्म। कहीं पे आप अगर हमें कोई जगह चाहिए या फिर किसी कोई इवेंट करना है, या आपको सोसाइटी में कोई काम करना है, तो हम्म। मुझे ये ऐसे सुनने में मिलता था, यार हम लोग यहाँ पे काम करने आए हैं, कमाई करने हम्म। आए हैं, अपन तुम भी कमाई करो, कौन से चक्करों में पड़े हुए हो। अच्छा। तो ये सब हम लोग ऐसे काम नहीं करते हैं, अपना हम्म। काम करो और मतलब अपनी जैसे पैसे कमाने हैं, पैसे अपनी फैमिली को भेजो, मतलब जैसे हम लोग सब करते हैं। ऑफ कोर्स हम्म। इसमें कोई गलत, उनका लेकिन ओपिनियन ये था। हम्म। लेकिन अगर उसी ओपिनियन पे हम लोग चलते तो नेचुरली ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पे ऐसे नहीं पहुंच पाते।
तो हुँ, इन सब सालों में काफी मैंने सोसाइटी के लिए काम किया है, सोशल वर्क में, स्पोर्ट्स में, कल्चर में। जैसे हुँ, मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया में कुछ मैं और जॉब्स करता रहा हूँ, तो वहां से कुछ एक्सपीरियंस गेन किया था मैंने। फिर मैंने यहाँ पे अपनी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बनाई, अच्छा, उससे कुछ काम करना शुरू किया। हाँ, और धीरे धीरे जब सोसाइटी में काम करता रहा तो नेचुरली आप सोसाइटी के जब टच में आते हैं। और इसी बीच सबसे बड़ी बात, स्पेनिश सीखी। और हाँ, स्पेनिश सीखने के लिए मैं कभी किसी स्कूल में नहीं गया। तो मैंने लोगों से बातचीत करते धीरे धीरे, जैसे 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 मेरी स्ट्रगल चल रही थी, तो वैसे वैसे मैं स्पेनिश सीखता रहा। उसके साथ साथ मैंने फिर कतलान, जो इस रीजन की हुँ, हुँ, लैंग्वेज है, तो उस कतलान सीखी। वहाँ पे कतलान कतलान सीखने के लिए ऑफ कोर्स मैं स्कूल में गया, वहाँ से स्कूल से सीखी। और फिर धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करते करते हुँ, जो वो लैंग्वेज भी मतलब सीखनी। अगर वो लोकल लैंग्वेज नहीं बोलोगे तो ऑफकोर्स आप लोगों से कैसे इंटरेक्ट कर पाओगे। हुँ, तो इसी बीच जब काम करता रहा सोसाइटी में, तो देन एक स्पोर्ट्स में भी काम करता रहा था। तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी जो उस समय गवर्नमेंट में थी इस रीजन की, तो उनके हुँ, कुछ लोगों से मेरी ऐसे अ, मतलब बातचीत होती रहती थी सोशल वर्क के ऊपर। हुँ, और अगर मान लो हमें कोई अगर प्लेस रिजर्व कराना है, या किसी हुँ, कोई हॉल रिजर्व कराना है, या कोई और काम है सोसाइटी के लिए, किसी के लिए कोई हेल्प लेनी है हुँ, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, पेपर मतलब देयर सो मेनी थिंग्स दैट हुँ, वी इमिग्रेंट्स नीड टू डू। हुँ, तो बातचीत करते करते फिर एक दिन उन्होंने बोला, यार तुम एक दिन हमारे पॉलिटिकल मीटिंग है उसमें आओ। तो धीरे धीरे मेरी उनसे दोस्ती थोड़ी ज्यादा बन गई। मुझे भी उनसे बातचीत करने में अच्छा लगता था। और सबसे बड़ी बात थी कि उन लोगों की वजह से, वो जो दोस्त थे मेरे, उनकी वजह से मैं कतलान सीख पाया। अच्छा, तो उनसे वो मेरे साथ कतलान में बात करते थे और मैं स्पेनिश में बात करता था। अच्छा, और और वो लोग मुझे भी कभी करेक्ट नहीं करते थे। मुझे मतलब बोलने देते थे। और धीरे धीरे फिर मैंने टूटी फूटी कतलान बोलनी शुरू करी। फिर फिर थोड़ी थोड़ी फिर इम्प्रूवमेंट उसमें हुई। तो दे रियली हेल्प मी टू लर्न कतलान, एंड ऑफ कोर्स टू for Spanish language, they, I mean, they help me a lot. हाँ, एंड वन डे एक ऐसे मीटिंग हो रही थी, उन्होंने बोला कि मैं उस समय पार्टी के साथ काफी घुल मिल चुका था। मतलब जो अच्छा, है इस लेफ्ट रिपब्लिकन पार्टी है, ये जो कतलान रीजन में है। हाँ, तो उनके साथ काफी घुल मिल चुका था। तो एक दिन ऐसे ही उनका एक पार्टी का एक जैसे सेक्शन है, या हुँ, कमेटी आप कह लीजिए, जो इमिग्रेंट्स के लिए काम करती है। तो अच्छा, इमिग्रेंट्स को और मतलब ओरिएंटेशन के लिए उनकी हेल्प करना, और हाँ, उनको पेपर वर्क के लिए उनको कोई मतलब कहीं पे कोई चीज अप्लाई करनी है, तो उनको सपोर्ट करती। हुँ, तो मैं उसका मेंबर बन गया, अच्छा, उस कमेटी का। तो वो मेरे लिए भी अच्छा था, मैं भी ऐसे लोगों की हेल्प कर सकता था। हुँ, तो उस मेंबर बनने के बाद, तो एक दिन ये 2014 की शायद बात है। हुँ, 2012 में मैंने वो पार्टी ज्वाइन कर ली थी। और 2014 में, दो आफ्टर 2 इयर्स आफ्टर ज्वाइनिंग द पार्टी, हुँ, वन डे एक दिन मुझे उन्होंने बोला कि सिटी काउंसिल के, बार्सिलोना सिटी काउंसिल की बात कर रहा हूँ, बार्सिलोना सिटी काउंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं, हुँ, कि हम लोग तुम्हारा नाम जो जो काउंसलर्स की लिस्ट में दे दें। तो मुझे हुँ, बड़ा अजीब लगा। अच्छा, मैंने कहा मैंने कहा मैं क्या करूंगा, मुझे तो पॉलिटिक्स का कुछ पता नहीं है, तो यहाँ की पॉलिटिक्स हाँ, का मैं कैसे कैसे नाम। मैंने कहा हुँ, हो सकता, पहले मुझे लगा कि शायद ये कोई ऐसे फुलफिलमेंट के लिए ऐसे उनको नाम देना है किसी का, तो बोले कैसे हुँ, इसको पकड़ो, इसका नाम दे दो। तो मुझे ऐसा पहले लगा। तो मैंने कहा नहीं, हुँ, ऐसा नहीं है, कि मेरे से भी अच्छे आपके पास कैंडिडेट्स हैं जो हुँ, प्रोफाइल वाले, तो आप उनको दीजिए। मैं किसी का मतलब किसी का नाम जो है वो उसके आगे आना नहीं चाहता। वो कहते हुँ, नहीं नहीं नहीं, यू आर परफेक्टली फाइन, वी वांट टू गिव योर नेम ऑन द लिस्ट। हुँ, देन आई सेड फाइन। तो 2015 में इलेक्शन हुए बार्सिलोना सिटी काउंसिल के, तो मेरा नाम आया लिस्ट में, बड़े अच्छी जगह पे आया। बार्सिलोना में करीब 41 काउंसलर्स होते हैं, अच्छा, पूरी ऑल पार्टीज के। तो ओके, हर पार्टी अपने अपने 41 काउंसलर्स का नाम देती है, जितने भी जीतते हैं। देन उसके बाद
जितना पार्टी को सपोर्ट मिलता है। तो मेरा मेरे ख्याल उस समय 17 या 18 नंबर पे नाम था, तो काफी अच्छी अच्छा। जगह पे था। हाँ। तो हालांकि उस समय पार्टी को उतना सपोर्ट मिला नहीं, तो उस समय हमारे शायद 5 या 6 काउंसिलर बने थे हमारी पार्टी के, तो मेरा अच्छा। उस समय, हम्म। लेकिन वो इतने जोश के साथ काम किया हम लोगों ने उस इलेक्शन कैंपेन में, तो पार्टी ने देखा कि हाँ अच्छा काम हुआ। तो 2016 में जनरल इलेक्शन आ गए। हम्म। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि तुम्हारा नाम दे दें जनरल इलेक्शन के लिए। तो हम्म। मैंने कहा कैसे? तो फिर उन्होंने बोला सेनेट के लिए तुम्हारा नाम दे देते हैं। तो मैंने हम्म। कहा इतना बड़ा मतलब स्टेप एकदम से कैसे? थोड़ा बहुत तो मुझे खैर पार्टी का या लोकल पॉलिटिक्स का पता चल ही गया था। मैं करीब 10 से ऑलमोस्ट काम कर रहा था, 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो गया था। हम्म। तो फिर उन्होंने बोला नहीं ठीक है तुम्हारा नाम देते। तो उस समय ये पार्टी में क्या होता है कि जब ऐसे इलेक्शंस होते हैं, जब जनरल इलेक्शंस होते हैं हम्म। या कोई और इलेक्शन होते हैं, तो पार्टी में इंटरनल वोटिंग होती है। अच्छा। मतलब जैसे इंटरनल पहले वोटिंग होती है, फिर कैंडिडेट चुना जाता है, फिर वो कैंडिडेट को इलेक्शन में भेजते हैं। ओके। तो डेमोक्रेटिक तरीके से, ऐसा नहीं कि आपको आपका नाम उन्होंने दे दिया तो आप ही कैंडिडेट बन गए। ऐसा कुछ कई केसेस में होता है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आ जाते हैं, लेकिन जब आप पार्टी के मेंबर होते हो तो आपको इंटरनल वोटिंग से भी गुजरना पड़ता है। हम्म। तो उस समय बार्सिलोना सिटी में फिर वोटिंग हुई सेनेट की सीट के लिए। तो मेरा नाम जो जितने भी पार्टी वर्कर्स थे यहाँ पे बार्सिलोना में, मेरे ख्याल से कोई 1500 वोटर्स होंगे जो पार्टी के इंटरनल वोटर्स हैं बार्सिलोना सिटी में, हम्म। अ, जो मेंबर्स होते हैं। हम्म। तो उसमें सारे तो वोट करने आते नहीं, लेकिन मेरा नंबर उस पे पहले नंबर पे आ गया। वोटिंग की तो मेरा नाम आ गया, लोगों ने मेरे लिए वोट कर दी, हम्म। तो मैं कैंडिडेट बन गया। तो हम्म। उस समय फिर क्या कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, उन्होंने, क्योंकि मैं कैंडिडेट मुझे बनना था, लेकिन एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी आया, तो उन्होंने मेरे आगे उसको एक बड़ा फेमस जज था, हम्म। तो उनको कैंडिडेट बनाया। हम्म। लेकिन मैं नया था, तो इसलिए मुझे उन्होंने उसका सब्स्टिट्यूट बना दिया। अच्छा। तो फिर हालांकि जाना मुझे ही था, क्योंकि हम्म। मैंने जीता था इंटरनल जो इलेक्शंस होते हैं। तो इंडिपेंडेंट, तो उनको पहले से पता था कि ये जज 2-3 महीने के लिए रहेगा, बाद में उधर ज्वाइन करके उनको मिनिस्ट्री में कहीं लगाना था, ऐसा या अच्छा। ऐसा कुछ था। ओके। तो मुझे इसलिए वहां पे उन्हें लगा। तो उसके बाद फिर 2016 में इलेक्शन जीते वो वाले, हम्म। हम्म। और 2017 में फिर मैं फर्स्ट टाइम सेनेट में गया। हम्म। अच्छा। तो उसके बाद 2019 में मिड टर्म इलेक्शन हो गए। हम्म। इसके अभी मैं दोबारा कैंडिडेट बना। फिर वही हम्म। सेम प्रोसेस हुआ, पार्टी की इंटरनल वोटिंग हुई, हम्म। फिर सेम प्रोसेस हुआ, फिर मैं जीता हम्म। पार्टी की इंटरनल वोटिंग से, और फिर मैं कैंडिडेट बना। और हम्म। इस बार 2019 में जब इलेक्शन हुआ, तो मुझे बार्सिलोना कॉन्स्टिट्यूंसी से 6,11,000 वोट पड़े। क्या बात है! जी पहली बार में ही 6,11,000। जी। तो जब ओके। जी दूसरी बार जब बना था तो छह तो लाख ये ग्यारह ये मैं इंग्लिश में कहना चाहूंगा, जी फॉर जिसको हिंदी नहीं आती। सो द फर्स्ट टाइम रॉबर्ट जी fought an election in Barcelona, he received 6 lakh votes in Barcelona as an Indian origin politician, fighting for this election. यस That is so amazing. तो I'm switching my again in Hindi, but ये बहुत बड़ी बात है। जी तो जी। ये फिर बोलिए काफी रॉबर्ट जी। काफी प्यार मिला। लेकिन हाँ। इसमें बड़ी बात यह है कि ये सब कतलान लोग थे जिन्होंने वोट किया। हाँ जी। इसमें एशियन डायस्पोरा के वोट, अगर मैं बहुत ज्यादा भी गिनूं तो 2,000 या 3,000 से ज्यादा वोट नहीं होंगे। Wow. Majority of voters were people from Catalan, यस and not, you might assume, people from Asian or Indian diaspora. There was even people of Spain giving you love जी and जी। trust in their elections. यस यस। Continue कीजिए। हाँ जी। इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। एंड उसके बाद फिर ये 2023 में भी इलेक्शन हुए, तो मैं फिर कैंडिडेट था। हाँ। लेकिन पार्टी की डिमांड थी कि मुझे रीजनल पार्लियामेंट में भेजना चाहते थे, और मेरी जगह सेनेट में एक और हमारे सीनियर लीडर थे, हम्म। उनको भेजना चाहते थे। अच्छा। तो पार्टी प्रेसिडेंट ने मेरे से बोला कि आप
ऐसा करो, हम आपको इस इलेक्शन में भेजेंगे, आप इधर। तो फिर पार्टी की पॉलिसी की वजह से मुझे वो सेनेट सेनेट की सीट जो है वो छोड़नी पड़ी हम्म। इलेक्शन में। तो हाँ जी। कहीं जो करने हो, तो फिर अभी पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, देन विल सी। बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। मैं जी ये जो फिनोमिनन हुआ, मतलब मैं उस पर और रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ। जी आप सबसे पहले मैं ये कहना कहना चाहूंगा, यूरोपियन यूनियन और भारत मेरे लिए बहुत सिमिलर है। मीनिंग क्या? आप यूरोपियन यूनियन में स्पेन देखेंगे, वहां पे स्पेनिश बोली जाती है। जर्मनी में जर्मन बोली जाती है। फ्रांस में फ्रेंच। उसी तरह जी भारत के जो राज्य हैं, जी पंजाब में पंजाबी विच गल करते हैं लोग। जी जी तमिलनाडु में तमिल है। अब सोचिए, पंजाब में कोई और स्टेट से, जी बाहर तो छोड़िए, भारत के बाहर तो छोड़िए, लेकिन कोई स्टेट से आके जी गुरदासपुर में इलेक्शन लड़े और जीत जाए। सोचिए, जी कोई तमिलनाडु से कोई आता है पंजाब में, इलेक्शन लड़े और जीत जाए। ऐसा बहुत मुश्किल होगा। नो डाउट हम ऐसा एक दूसरे को ऐसा प्यार लाइक, करते हैं, बट हम लोग अपनी कम्युनिटी समुदाय में वोट देते अगर हैं। आप बॉलीवुड एक्टर नहीं हैं तो इम्पॉसिबल है। तो बोलिए अभी। तो तो मुझे वो, आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं जी रॉबर्ट जी, वो क्या था? सबसे पहले 2012 में आप जाएं कि वो पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो वर्कर्स थे, उन्होंने वो प्यार तो छोड़ो, उन्होंने वो ट्रस्ट दिखाया कि हाँ भाई, ये जी जी इस घोड़े पे दाव लगाए। जी ये हमें इलेक्शन जिता सकता है। जी और आगे चल के वो आवाम कहते हैं, जो जनता है, उन्होंने भी क्या देखा कि भाई, ये तो जी ये तो छोड़िए, मैड्रिड से आया हुआ नहीं, मतलब कैटलोना मैड्रिड की है, सबको पता है क्या चल रहा है। जी जी बट जी जी ये तो भाई देश के बाहर का है। तो जी क्या हुआ कि पार्टी वालों ने वो ट्रस्ट दिया और आवाम ने वो ट्रस्ट दिया। दोनों ने बेसिकली, सबसे पहले तो पार्टी का कॉन्फिडेंस जो मुझे मिला, ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर पार्टी आपको अगर उस प्लेटफॉर्म पे नहीं लेके आती है, तो ये तो इम्पॉसिबल है, आप मतलब कैंडिडेट बन ही नहीं सकते। और उसके बाद जब जो यहाँ की जो पब्लिक है, तो पब्लिक ने जो वोट किया, पब्लिक ने सपोर्ट किया, तो ये बहुत ही एक अजूबा समझ लीजिए, या उनका प्यार समझ लीजिए। तो हाँ। ये बहुत बहुत ही अच्छा था, क्योंकि उन्होंने एक रिस्पेक्ट के साथ और सबको। दूसरा, अ, जब आप यहाँ पे काम करना सोसाइटी में शुरू करते हैं, तो हम्म। और सबसे बड़ी बात है, मुझे ये लगा कि जो जो लैंग्वेज मैंने कतलान सीखी, उसका मुझे बहुत जो अच्छा। उसका बेनिफिट भी मिला। क्योंकि आप जब आप मान लीजिए कि आप पंजाब में जाते हैं और वहाँ पे पंजाबी में बात करते हैं, भले आपसे कोई वर्ड इधर उधर मिस हो जाए, तो हाँ। लेकिन लोगों को अच्छा लगता है। तो हाँ। लोगों को ऐसा लगता है कि यू आर वन ऑफ देम, तो समझा मैं। सेम थिंग आई थिंक हमारे साथ भी ऐसा होता है, नॉट ओनली विद मी, और बट many many people of course who live here, and they integrate, and they they speak their language, and they get together with them and in the society. So I think हम्म, this is really helpfल। बहुत बढ़िया। और जिसने भी भाषा एक नई सीखी है, उसे जी पता है कि कितनी मेहनत से जी एक लगन दिखानी पड़ती है। मतलब ये जी जी सिर्फ ग्रामर सीखना या शब्द सीखना नहीं है। जी आपको कोलोकियल जो भाषा बोलते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड द नॉर्म्स, कब जी क्या बोलना, कैसे बोलना, या चुटकुले या समझना, ऑफ कोर्स। वो सब सब चीजें ग्रहण करनी पड़ती हैं। मतलब यू हैव टू रियली एब्जॉर्ब इट। और जी मैं जी समझ सकता हूँ आप 2005 से 24 तक क्या सफर से गए होंगे। बट यू आर सेइंग लैंग्वेज वाज द रीजन दैट द सोसाइटी लैंग्वेज इज अ एक्सेप्टेड यू। प्लस पॉइंट। इज अ इट्स प्लस पॉइंट, दैट्स या वन इट्स ऑफ द नॉट द रीजन। रीजन, इट्स अ गॉट प्लस इट। पॉइंट। व्हाट वर द अदर बिकॉज रीजंस? और क्या कारण थे कि जिसे आप में क्या स्पेशलिटी थी? और मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज मैं किसी और को प्रेरित करना चाहता हूँ, मोटिवेट समबडी आउट देयर नहीं, who मेरे में wants to कोई, achieve something in a foreign land. What जी, other qualities you had that made you successful? टू डू समथिंग डिफरेंट। Okay. दिस इज द आई थिंक, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मेरे अंदर क्वालिटी, ये मेरे अंदर थी, ये ऐसे हाँ, ऐसे सब कई लोगों के अंदर होगी, जो एक्सप्लोर got it. करना चाहते हैं या अभी कर नहीं पाए, या आगे Okay. जाके करेंगे, लेट्स सी। तो Mm-hmm. ये एक तो एक करेज जो आपको, मतलब बाकी कई कई बार होता है कि हम लोग सिर्फ अपना काम करके जो पैसा कमाने में लग जाते हैं, कि अब मुझे ये चिंता नहीं होती थी कि अगर मैं, मतलब सुबह से शाम तक कोई जॉब नहीं करूंगा,
तो मैं रहूंगा कहाँ, मैं खाऊंगा कहाँ, तो मुझे इन इन चीजों की फिक्र कम थी। इंटरेस्टिंग। और मैं चाहता था कि ज्यादा सोसाइटी में जो है वो ज्यादा से ज्यादा काम करूं। बहुत और बढ़िया। मुझे अगर मैं किसी की हेल्प कर देता था तो मुझे खुशी होती थी कि देखो मैंने कितना बड़ा काम कर दिया। और अगर मुझे कोई काम बोल देता था, मान लो किसी को जो है वो किसी जगह की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, या किसी ने हाँ कहीं जी। से कोई सर्टिफिकेट निकलवाना है, हाँ। या किसी के साथ जाके आपको उसको लैंग्वेज नहीं आती, तो आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में उसके जाके साथ उसकी हेल्प कर दी, या हम्म। किसी ने काम कर दिया, तो मुझे एक अजीब सा वो जैसे अ, अजीब सी मुझे जिम्मेदारी लगती थी कि पता नहीं किसी ने मुझे काम कर दिया तो अब मुझे ये करना है, तो मैं अपना पूरा जोर लगाता था कि उसका काम हो जाए। अच्छा। आज भी ऐसा ही है मुझे। अब मुझे अगर कोई काम बोलता है या कोई करने के लिए हेल्प, मतलब किसी को चाहिए होती है, तो जब तक वो काम ना हो, वो जिसने काम बोला उसको चिंता कम होती है, मुझे चिंता ज्यादा होती है। तो तो, तो ऐसे मुझे खुशी मिलती थी। तो क्या अब बात है। ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने, मतलब सबने आके मुझे वोट किया, लेकिन ये ऐसा है कि मुझे फिर उस उनका जो सोसाइटी में हमारे सारे जानने वाले हैं, या हमारे जैसे एशियन लोग हैं, या बाकी भी कोई कोई भी अगर किसी का भी कुछ काम होता था, तो कोई काम मुझे बोलता था, तो मुझे करने में बहुत खुशी होती हम्म। थी। इनफैक्ट कि मैं कहीं पे जाऊं जाके, मतलब आपको देखो अपने खाने पीने के लिए, जो आपको अपनी लिविंग के लिए जो काम करना हो तो आप करते ही हो, हाँ। लेकिन इसके अलावा मैं बहुत ज्यादा उसमें लालच में पड़ता नहीं था कि मैं $10 की जगह 20 कमा लूं, हम्म। या मतलब जितनी मुझे जरूरत है उतना मतलब कर लेता था। और हम्म। बाकी का टाइम जो है मैं लैंग्वेज सीखने में, लोगों के काम करने में। फिर मैंने जैसे हम लोगों ने पहले स्पोर्ट्स की बात करी, तो ये 2007 में मैंने शुरू किया। हम लोग शुरू कैसे हुआ, ये अगर आपके पास टाइम है तो मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपको एक स्टोरी और बिल्कुल। सुनाना चाहता बिल्कुल। बिल्कुल। हूँ। तो दो ऐसा है, 2006 में, 2007 में हम लोग जहाँ पे मैं तो रहता था, हमारे हाँ। पास एक पार्क था। हाँ। तो उस पार्क में कुछ लड़के दोस्त आके क्रिकेट खेला करते थे, वो भी एक लकड़ी का वो जैसे बैट टाइप बनाया हुआ था उस समय। उनके पास बैट नहीं था, ऐसा नहीं था कि बैट उस समय थे नहीं, वो मतलब किसी को लाने की ऐसा वो नहीं, घर में कुछ पड़ा होगा उससे खेलने लगे, तो हम्म। बैट बाद में मंगवा भी सकते थे, ऐसा ऐसा ही हम्म। दिक्कत नहीं थी। तो वहां पे क्रिकेट खेला करते थे। तो एक दिन पार्क में खेलते खेलते 2-3 लोगों के बॉल लग गई, और वहाँ पे जो ओके। लोकल लोग पार्क में, तो मुझे ऐसा लगा कि ये अच्छी बात नहीं है, तो हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी खेलने के लिए, अगर हम खेलना चाहते हैं तो जहाँ पे कोई और डिस्टर्ब ना हो। हम्म। तो फिर मैंने शुरू किया जगह ढूंढनी। हम्म। फिर मैं सिटी काउंसिल के ऑफिस में, जो स्पोर्ट्स के ऑफिस में, मतलब ऐसा कोई ऑफिस फिर बचा नहीं था जहाँ पे मैं गया नहीं, जो हम्म। स्पोर्ट्स रिलेटेड था, जिनसे मैं ये बस कि हमें जगह दे दो खेलने के लिए। और अच्छा। उस समय फिर मुझे एक एक ऑफिस में पहुंचा, उन्होंने बोला कि नहीं, आप पहले अपना क्लब रजिस्टर्ड कराओ स्पोर्ट्स अथॉरिटीज में, उसके बाद आपको कुछ हेल्प मिल सकती है, जो अच्छा। भी आप ढूंढ रहे हो। तो हाँ। मैंने कहा ये तो अब रिक्वायरमेंट, तो फिर मैंने क्लब रजिस्टर कराया। तो उस अच्छा। समय जो क्लब मैंने रजिस्टर कराया, उससे पहले दो और एग्जिस्ट करते थे, तीसरा मैंने करवाया था, विच इज अच्छा। कॉल्ड कतलूनी क्रिकेट क्लब, नॉट द बोर्ड बट दैट वाज आल्सो कॉल्ड कतलूनी क्रिकेट क्लब। अच्छा। तो उससे फिर वो शुरुआत हुई। उसके 6 महीने बाद लगभग मैंने फिर, जब क्योंकि सारे ऑफिसर्स की मैं खाक छान चुका था, तो मुझे पता चल गया था कहाँ कहाँ पे कौन से ऑफिस से क्या, मतलब हम लोग जो है वो डिमांड कर सकते हैं, या कहाँ से हमें खेलने के लिए मिल सकती है। हम्म। तो फिर एक तो हम लोगों ने परमानेंट जगह ली क्रिकेट प्रैक्टिस करने के लिए। हम्म। एक स्पोर्ट्स इंस्टॉलेशन है वहाँ पे, उन्होंने हमें करीब मतलब जगह दे दी वहाँ पे। हम्म। फुटबॉल ग्राउंड थी वो, लेकिन वहाँ पे आप जाके खेल सकते हो, उसका चार्जेस भी कोई नहीं थे, तो दैट वाज अच्छा। फ्री ऑफ कॉस्ट। हम्म। और उसके बाद फिर मैंने सोचा, अब टीमें ज्यादा बन गई थी, 2-3 टीमें हम लोगों ने और बना ली, जैसे लड़के ज्यादा आ रहे थे धीरे धीरे खेलने के लिए, तो हम्म। हमने कहा चलो और टीमें तुम भी बना लो, हम लोग आपस में मैच खेला करें। हम्म। फिर आइडिया आया कि एक टूर्नामेंट करवाते हैं। हम्म। और फिर 2009 में मैंने फिर बातचीत कर, 2009 में मैंने एक ऑफिशियल टूर्नामेंट जो है कतलोनिया का क्रिकेट का ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें करीब 12 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। हम्म। और
उसके लिए हमें जगह भी गवर्नमेंट ने दी और बाकी भी जो मैं हेल्प चाहिए थी वो भी उन्होंने करी। तो Hmm. दैट वाज द फर्स्ट ऑफिशियल क्रिकेट टूर्नामेंट एंड सिंस देन it took like 4 hours to convert us in the first cricket board in Spain. Hmm. तो ये- और इस बीच काफी फिर हम लोगों ने दूर दूर जाके भी क्लब्स बनाए, जहाँ मुझे जहाँ कोई बोलता था कि हाँ आप ना स्पेन किसी विलेज में या किसी ऐसे टाउन में कुछ लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो मैं क्या करता था वहां पे चला जाता था, उनसे बातचीत करता था, अच्छा। उनको फिर बोलता था कि आप क्यों अपने आप को ऑर्गेनाइज करो, क्लब बनाओ। तो हाँ। आप अपने सिटी काउंसिल के पास जाओ, हो सकता है आपको खेलने के लिए जगह कोई किसी कहीं पे हाँ। परमिशन मिल जाए या ऐसा हो जाए। हाँ। तो ऐसे उनको मोटिवेट करता था। तो गॉट इट। आज की डेट में उन 3 क्लब्स से बढ़कर आज की डेट में हमारे पास कतलोनिया में 106 क्लब्स हैं। 106 क्लब्स जी, मोर क्रिकेट के। देन। वाओ। उसमें उसमें मोर देन 60 क्लब्स एक्टिव क्लब्स हैं, बाकी रजिस्टर्ड क्लब्स वी विल से मोर देन 106 आई थिंक। अच्छा। तो वंडरफुल। ये आसान नहीं था। अब हाँ। डेली आपको, मैं अपनी जेब से पेपर भी लगाता था, मतलब किसी को पेपर प्रिंट करने तो वो भी मैं अपनी जेब से करवा के देता था, मतलब किसी को ऐसा ना था कि कोई का गॉट इट। खर्चा हो गया। तो हाँ। मतलब सब कुछ जो काफी चीजें। बिल्कुल रॉबर्ट जी, आपसे ये सीखने की बात है कि एबिलिटी टू सर्व, वो जो नेचुरल एक क्वालिटी होती है कि समाज की सेवा करना, जी उसी को लीडरशिप कहते हैं। जी और दूसरा है कि कोई भी प्रॉब्लम है तो हारना नहीं है, रुकना नहीं है, मतलब उसका सोल्यूशन ढूंढ निकालना है। जी आपने जैसे ऑफिसों की खाक छान छान मारी जो आपने कहा। जी। और you're very happy to solve problem for others. That's what makes you a leader. यहाँ पे So, ना हमारे सिख कम्युनिटी को हाँ। यहाँ पे काफी सिख कम्युनिटी है स्पेन में, और हाँ। खास हाँ। करके कतलोनिया हाँ। रीजन में। हाँ। तो हाँ। यहाँ पे एक इनको प्रॉब्लम आती थी कि ये जो इनके पासपोर्ट्स और आईडी कार्ड्स होते हैं जो उस पे जी। फोटो लगता है, हम्म। तो कई जगह पे इनको पगड़ी पहन के वो फोटो नहीं लगाने देते थे। अच्छा। ऐसा सब जगह नहीं होता था, लेकिन कुछ जगहों पे अलाउ करते थे, कई कई कुछ जगहों पे अलाउ नहीं करते थे, क्योंकि उनको प्रॉपर इनके बारे में, पगड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। तो वो लोग बोलते थे कि जी आप उतारो, उतार के फोटो खिंचाओ खिंचाओ। तो ये हम्म। प्रॉब्लम उनको आती थी। अच्छा। तो ये एक और फिर मुझे मेरे पास मतलब कुछ लोग आए, उन्होंने बात करी। तो 2017 में 17 में आफ्टर जब मैं सेनेटर बन गया था, तो 2017 में मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया था पूरे स्पेन में। अभी किसी को भी तब से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये पगड़ी का मसला स्पेन में मैंने हल करवाया था। ऑफ कैसे क्या कोर्स। आपका प्रोसेस क्या था? बिकॉज मैं जानता हूँ जैसे जी फ्रांस है। जी दो दो एग्जांपल दूंगा हमारे ऑडियंसेस के लिए। जैसे फ्रांस है, जी जैसे वहां पे बुर्खा बैन किया जाता था फॉर एग्जांपल, बिकॉज वो चाहते थे कि उनके रिपब्लिक में जी इक्वालिटी रहे। दैट्स वेयर द यूरोपियन माइंड कम्स फ्रॉम, that जी hey, if I'm wearing a suit or a woman's dress, whatever that is, the same thing should carry on to all citizens of France. जी जी And I presume similar might have been Spain's argument, right? तो हमारा जो जी कल्चरल पर्सपेक्टिव है, जो जो वाहे गुरु जी की one of the principles of Sikhism is the proud turban that we wear. That said, आपने एक यूरोपियन माइंड को जी। और जो पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको ये समझाया कैसे, ये बदलाव कैसे लेकर आया? देखिए उसमें पहली बार तो काफी जदोजहद करनी पड़ी हमें उन अथॉरिटीज के पास पहुंचने की, हम्म। जिन्होंने डिसीजन लेना था। हम्म। जैसे स्पेन का डीजी पुलिस हैं, जो पूरे स्पेन की नेशनल पुलिस के हेड हैं। स्पेन की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उनके साथ बात करना, उनका जो चीफ सेक्रेटरीज हैं उनके साथ बात करना, फिर हम्म। अपनी पार्टी में दूसरी पार्टीज के साथ बात करना जो उसको आपकी बात को सपोर्ट करें। हम्म। तो अगर आपकी पार्टी माइनॉरिटी में है तो नेचुरली दूसरी पार्टी हो सकता है उसको ध्यान ना दे, तो पहले उनको एक लाइन पे लेके आना। तो हम्म। फिर हम लोगों ने वो टेक्निकल पॉइंट ढूंढे कि किस टेक्निकल पॉइंट की वजह से ये पगड़ी उतारने के लिए बोला जाता है। अच्छा। तो उसमें यह था कि आपको बाल आप कवर करें उसमें दिक्कत नहीं है, तो आपके चेहरे का कुछ हिस्सा जो है वो ढका नहीं होना चाहिए। तो अच्छा। यहाँ पे ऐसे कुछ वो थोड़ा हाँ सा जी। ऊपर ये हाँ। होना चाहिए।
ओके। तो मतलब चेहरा तो आपका आईडी कार्ड है तो चलो चेहरा तो आपका पूरा नजर आना चाहिए, तो उनके उनका भी रीजन था। तो वो लोग क्या करते थे, जब किसी ने पगड़ी पहनी है तो वो ओके। एकदम से बोल देते थे कि नहीं नहीं इसको उतार के आओ, हाँ क्योंकि ये रीजन नहीं बताते थे कि इसको थोड़ा हाँ सा ऊपर कर लो या हाँ इधर हाँ से हाँ, ऊपर हाँ। कर लो, तो जिसमें आपका फोटो आइडेंटिफिकेबल फोटो जो आपका आ सके। तो अच्छा। फिर ये सारी बातें उनको समझाई गई, और इसके ऑफ कोर्स इसके अलावा जो रिलीजियस एस्पेक्ट है वो भी उनको बताया गया कि हाँ जी। ये पगड़ी है इस वजह से पहनी जाती है, ये अ, हमारे यहाँ पे ऐसा सिख रिलीजन होता है, तो पगड़ी हाँ। की अहमियत क्या होती है। तो करेक्ट। ये सारी चीजें उनको बताई गई, उनको एक डोसियर बना के दिया गया जिसमें पगड़ी की अहमियत जो है वो बताई गई। तो अच्छा। देन दे डिसाइडेड ओके के अभी स्पेन में कभी भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं। तो उसके बाद बहुत उन्होंने बढ़िया। हाँ। स्पेन में जितने भी पुलिस स्टेशन से जहाँ पे आईडी कार्ड्स बनते हैं, अच्छा। वहां पे एक उन्होंने सर्कुलर भेजा कि ये सिख रिलीजन के लोग ऐसे होते हैं, ये ऐसे पगड़ी पहनते हाँ। हैं, तो इनको पगड़ी उतारने के लिए ना बोला जाए। तो बहुत दैट बढ़िया। वाज डन इन 2017। रॉबर्ट जी, मेरे लिए ये एक उदाहरण है प्यार से समझ के अ, एक दूसरे की को समझना और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना। मतलब आज के जी ज़माने में जहाँ पे युद्ध हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है, राइट? आई जी वांट टू से दिस इन इंग्लिश, लाइक दिस इज़ अ ग्रेट एग्जांपल of how two communities can come together, understand each other. Like you understood why, the European mind wanted photos of certain specifications, which is completely understandable, and जी how you communicated the religious importance जी of Sikhism. I think that's a beautiful example of listening from each other, understanding each other, and then bringing solution towards the entire society. This is great leadership, Robert ji. Great leadership. I mean, apart from this, this is the key. The key is that when you feel the problem of the people, and when you Yes. feel, when you can, uh, feel their issues, feel their problems, and then you will try your way to solve it. Unless you don't feel their need, their pain, or their emotional sentiments, or their religious sentiments, Yeah. so you can't help them. So Absolutely. this is why I respect all the religions, Yeah. uh, all communities. Yeah. We are all human beings. Yeah. Um, in pandemic time, almost for 2 years, we have served people in Barcelona with the program which was called Food Solidarity Program, Okay. and we helped more than 40,000 people from Okay. all over the world. Yeah. Spanish people, Latino people, Indian, Asian, anybody who are needed at that time. Yeah. So when people were, in the lockdown, when people were locked in the homes, we were working on the streets. Absolutely. Absolutely. Thank you for your service, Robert जी। No, एक thank you और एक very much. मुद्दे पे आएँगे, जी, क्रिकेट के मुद्दे पे। लाइक जी, इट्स क्रिकेट कहा जाता है भारत में, इट्स वन ऑफ द रिलिजन्स दैट जी, ऑफ इंडिया, राइट? एक एक क्रिकेट इज़ द रिलिजन दैट बाइंड्स अस ऑल इंडियंस इन इंडिया। जी, It's also seen as a sign of, colonial legacy in India, the British legacy that became our own. हम लोग चाइनीज खानों को हमारा बना के इंडो चाइनीज खाना बना देते हैं, ये हमारी खासियत होती है। अब जी, मैं रिसेंटली, एक मैगजीन है द इकोनॉमिस्ट, मैं जी, उसका एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वहां देख रहा था कि नॉर्दर्न इटली में देयर इज अ टाउन जहां जी, पे क्रिकेट के खिलाफ एक पॉलिटिशियन आवाज उठाए। जी, You know, what I read is that they are tying that to perhaps anti-immigrant sentiments. hmm, Now, I want to ask an intelligent question here कि जो rising cricket की popularity है, the popularity of cricket, it's happening here in the United States, which is a very plural society. But when जी, you go to, a society in Europe like Spain, where they have not seen the British perspective of sports, that is जी, cricket, or Italy or France or whatever, right? hmm, Where we have a sizable Indian population that loves cricket, right? Did you जी. face resistance, ignorance, awareness, and are you facing that now around the sport? And how you are again with your style of bhaichara, right? Style of cooperation. How you are managing this resistance if you're facing that in Spain? Look, of course,
in Spain and other European countries, football is the major sport that they play, Yeah. and cricket and other minority sports are, of course, they're not well known, Yeah. I mean, or not very well, not played in, let's say, in by huge by more people, let's say, Yeah. or many people. But I think this issue in Italy. I mean, let me answer you first that in Spain we have not seen anything like Okay. this. That's good. Okay. Begin in the beginning, we saw some complaints from some players of ours or our friends that they were not allowed to carry Hmm. the bat Hmm. in the metros and on the streets like that. And of course, there is a reason behind, because if you're carrying a bat like this, and of course the police people, they will ask you, or either to cover it, or I mean, not I to see. take like this. Yeah. People can think that you are Yeah. going to harm them, or Yeah. something like this. Hmm. So they had their point, and people complained about this, that they have been fined, some of them, and so that was not the major issue actually. Then I not the see. resistance, not the major issue. And Okay. apart from this, in Spain, we have never seen any kind of resistance like this. In fact, we have received a lot of love from the Spanish people, Acha. Okay. not only from the Spanish people, from the local administrations. Yeah. They are always supported us and this minority sport. Okay. And of course, many people, they don't know about cricket. I tell you one thing, you will laugh, because sometimes people ask, hey, how the cricket, how do you play? Is it like that you play on horses and all? So then we have to say, no, it's polo, it's not cricket. So many people, of course, don't know, but Yeah. still they they support us, or they support this, even if it's a minority sport, but they do support. I have not. I saw that in news about Italy. There was Yeah. some social media, I think, Yeah. but I didn't get time to read the whole article, of Excellent. course. But in my opinion, I don't know what the case is actually. But Got it. I think there might be some misunderstanding, but Yeah. because Yeah. people from Europe, and especially Spain, Italy, and Germany, and they are all sport-loving countries. Yes. So without knowing the reason, I'm not able to comment anything on that, because, Yeah. but in my opinion, I Okay. think there must be some kind of a misunderstanding, Got that it. someone made that kind of Okay. statement, but Yeah. unless it's something else. So Yeah. No, very well said. I think the word misunderstanding yeah, very well says that, because misunderstanding leads to understanding, and yeah, your approach of facilitating understanding is always works out, right, in your leadership. So yeah, the example that you gave about, carrying a cricket bat, right? yeah, It for in our culture it means playing a sport, but yeah, for somebody who does not know the sport, I can understand yeah, yeah. the need for understanding for that Yeah. person, and which is what Oh, just we have imagine to you're carrying facilitate. your piece of wooden, it's Yeah. like very well shaped and all. So, or like a baseball bat, for example. Yeah. 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 If Yeah. you're carrying a bat on the streets like this, and having on your shoulders like this, people Yeah. might think, you're going to beat someone, or you're going to Absolutely. have some kind of conflict. Yeah. So it's very normal that any authorities, they can ask you to. I mean, they were asked to carry Yeah. cover. Let's say cover. You Okay. can cover it. You can take it in your bag, and no anything else. So these are very small issues. Excellent. Okay. All right, Robert G, let's move on. Let's now understand the diaspora in Spain, the Indian diaspora in Spain. अब समझते हैं जो भारतीय समाज है जी, स्पेन का, उसे हमें बताइए। स्पेन बहुत बड़ा कंट्री है, नीचे मैड्रिड है, ऊपर जी, कैटलोन रीजन है जहाँ बार्सिलोना जिसकी राजधानी है। जी, और ऑफकोर्स हम भारतीयों में अलग अलग समाज होते हैं, सिख समाज है, गुजरातीज हैं जो बहुत ट्रैवल करते हैं, जी। साउथ इंडिया से लोग होंगे। आप हमें बताइए जो समाज है वो भारतीय समाज कैसा है स्पेन में, उससे शुरुआत करते जी, देखिए,
पूरे स्पेन में जो इंडियन डायस्पोरा है मेरे ख्याल से कोई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई मीन कोई 1 से 1.5 लाख लोग होंगे पूरे स्पेन में। अच्छा। ऑफिशियल नंबर्स कुछ कम बोले होंगे, लेकिन काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो ऑफिशियल हाँ। नंबर्स में नहीं आते हैं, तो ओके। अ, इसलिए मेरे आई थिंक कोई 1.25 लाख या 1.5 लाख के करीब पूरे अच्छा। स्पेन में लोग रहते होंगे। हम्म। इनमें से जैसे हमारे भारत में जो है काफी सारी स्टेट्स हैं, काफी डिफरेंट कम्युनिटीज हैं। तो हम्म। कोई पंजाबी है, गुजराती है। तो यहाँ हम्म। पे भी कम्युनिटी ऐसे ही है, कोई कुछ कम्युनिटी पंजाब से है, हम्म। कुछ कम्युनिटी जो है वो गुजरात से है, कुछ हम्म। सिंधीस हैं, अच्छा। साउथ इंडिया से भी हैं। आजकल तो हाँ। काफी जैसे आईटी कंपनीज वगैरह में एक्सप्लोर हो हाँ। रहे हैं, तो हाँ। पिछले 4-5 साल से या 6 साल से लेट्स से, तो काफी हाँ। साउथ इंडियन फैमिलीज भी यहाँ पे हैं। एक हम्म। जैसे एक वी हैव अ स्मॉल तमिल कम्युनिटी हियर, वी अच्छा। हैव अ स्मॉल मलयाली कम्युनिटी हियर, स्मॉल गुजराती एंड कन्नड़ कम्युनिटी भी है, अच्छा। तो मराठीज भी हैं। तो हाँ। स्मॉल ग्रुप्स लेट्स से, बट दे दे एक्सिस्ट हियर। तो जैसे कम्युनिटी में कुछ चीजें हैं जो सब आपस में मिलजुल के भी सेलिब्रेट करते हैं या मिलते जुलते रहते हैं। कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जिसमें जहाँ पे काफी कम्युनिटी के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। हम्म। कुछ चीजें हैं जैसे हम अपने आप, मतलब अपनी अपनी कम्युनिटी में वो करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने पहले इंडियन कल्चर सेंटर का जिक्र किया था। हाँ। तो बेसिकली इंडियन कल्चर सेंटर बनाने का हमारा आइडिया यही था कि सारी हम्म। कम्युनिटीज को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए, कि अच्छा। जैसे अ, सबको एक साथ जोड़ा जाए। हम्म। तो सब अपने आप को, मतलब इन इंस्टेड ऑफ of course they are all Indians, and they are proud Indians, everybody, all from everybody from Indian diaspora. But still sometimes something happens that, okay, if Sindhis are celebrating their Chetu Chand. festival, or हाँ। maybe some Punjabis or some other community people, they will not participate, or they are, हाँ। or either they are not invited if हाँ। or vice versa, let's say. या। So our idea was to bring them all together. So we अच्छा। started, doing events for all communities and ओके। inviting all communities together. हम्म। And we we succeeded uh, in a very let's say good percentage of ओके। to having the community together. And ओके। nowadays everybody now they have of course formed small associations and all people from Indian diaspora, and they do participate in each other's festivals, ओके। and on from Indian Culture Center we keep doing events अच्छा। to bring them all together. So करेक्ट। we do Navaratri, we do हाँ। Diwali, we do Vaisakhi, we do Pongal, we do we do so many things to bring them all together. And if uh, uh, if some other association or small association is doing, for example, so या। we help them to promote their event and या। all. So या। this is what we do. So Indian diaspora is basically very respected diaspora in, ओके। like, everywhere in the world. Of course, ओके। Indian diaspora is always respected या। without any conflicts. Of course, we are not या। conflicted people. राइट। Some there are some people speak from some other country or या। original other origins people. Let's say that's a few things we sometimes we hear, but whenever you speak to someone, when you speak about Indian diaspora, and there, we have never complaints from the या। local people, and so they go well with Indian diaspora. And what else I can say? I mean, of course, they are all uh, loving people, and also या। without any conflicts. Yeah, wonderful. I mean, you mentioned about the festivals, which is the glue that holds us all together. I mean, as I said earlier,
we could be European Union. We yeah, have. I remember in the early days of India, एकता में विविधता की बात की जाती थी, right? We are so different. Unity in yeah, diversity. right, Unity in diversity. We are so different, but there is something that unites us all. And besides cricket, festivals is one of those things. There are many other things that is Indianness, and even beyond the shores of India, it is yeah, our festivals yeah, that unites us all. And by efforts of community platforms like yours, yeah. Robert G, we all come together. Now, one thing I want to understand: Madrid versus Barcelona. Are there more Indians in Madrid, or it's equally distributed between the two? No, there are more Indians in Barcelona. Interesting. Okay. Any reason behind that? No, I don't think there is a special reason because I think in the very beginning people started to come to Barcelona and Okay. Okay. they everybody, for example, when people start going to one particular place and they Yeah. are Yeah. known people and also Hmm. they're going to uh, they keep going at the same place. So, Got it. but still people have kept exploring, no, other parts of Spain. Okay. People are not on based on only in Barcelona Okay. city, in the Okay. outskirts and in other places in the region. Got it. In Madrid, in Valencia, there is another city. There are many Indians in the south of Spain. So Okay. they're distributed. They're distributed everywhere, but in majority they are in Barcelona. Got it. And one more question one can think of is the second generation and the third generation, right? जी जो जो किड्स हैं, जो वहाँ बॉर्न होते हैं इंडियन जी फैमिलीज को, उनमें जी आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? एक स्पेनिश और एक इंडियन कल्चर है, परिवार का कल्चर इंडियन है और जी एनवायरनमेंट स्पेनिश है। जी वो अपब्रिंगिंग कैसी होती है और आप उन्हें कैसे समझते हैं, जो अगली जनरेशन, अगली पीढ़ी जो आ रही है? जी देखिए स्पेन में ऐसा है कि स्पेन में अभी फर्स्ट जनरेशन है अच्छा। तो लेट्स से ये दिस इज बिल टोटली डिफरेंट फ्रॉम यूके एंड यूएसए और कनाडा लेट्स से या या because in Spain we are just the first generation. For example, there are some kids born here ओके or some or other young people. I mean, let's say, for example, people who are living here for last 40 years or 50 years. I mean, they have their kids and they're grown up and they again they have kids, but there are ओके very few people. In majority, people started coming to Spain in majority in 2000 something, let's ओके say, ओके or a bit earlier, let's say. So हाँ all बट these people who come now, still now they are regrouping their families, rejoining with their families. Coming, more families are coming. ओके Some of them had their kids are born here and they go to schools and all, but got still is still they are very much connected to Indian culture. it So because it's a very first generation, let's say. yeah yeah So still, for example, I came to Spain in 2005, yeah and even if I were here since let's say or 20 years back, still I came from India, yeah and I have many Indian things. I mean, I like eating Indian food. I like cooking Indian food, and still many things are हमारी uh, कर्म भूमि तो है लेकिन जन्म भूमि अभी भी हमारे yeah दिमाग में yeah है वो हाँ और वो कभी निकलेगी भी नहीं शायद हम लोग 4-5 जनरेशन भी रहेंगे तो हाँ और ज्यादा भी तो वो हमेशा दिल में रहेगी खैर हाँ लेकिन थोड़ा बहुत असर जैसे पड़ना शुरू होता है तो हाँ बिल्कुल ये पहली जनरेशन तो इसमें बहुत कम असर अभी जो है पड़ करेक्ट रहा है अभी भी लोगों के हाँ वो जो धारणाएं हैं लोगों का जो हाँ ट्रेडिशंस है लोगों हाँ का जो जो विचार है लोगों के साथ मेल हाँ चल रहा है तो अभी भी वेरी सिमिलर टू हाँ लाइक देयर पेरेंट्स नहीं, और ये जो ट्रांजिशन है ना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। मैं ना मैं हम लोग पारसीज को देख सकते हैं इंडिया में। जी पारसीज केम टू इंडिया जनरेशंस बैक, जी यू नो जो जोरास्ट्रियन फेथ के थे। राइट उन्होंने भारत में बहुत बढ़िया इंटीग्रेशन किया। आई मीन आप टाटा एम्पायर को देख लीजिए, रतन टाटा जी को देख लीजिए, जी जो जी अभी जिनका देहांत हुआ। हाँ जी लेकिन उनका जो जोरास्ट्रियन कल्चर है, जी राइट, चाहे आप धनसक उनका खाना ले लो या फिर जी आप
उनके फायर टेम्पल्स ले लो, दैट इज स्टिल अलाइव, राइट? सो जी मेरी सोच ये है, मेरा आंकलन ये है कि perhaps this is what the diaspora will be, right? We will be as Spanish or as American or as Norwegian or UK, right? But that Indianness through our culture, our beautiful culture will continue to proceed. आपको जी क्या लगता है इस बारे जी। में? यू नो, आई टोटली एग्री एंड आई गो ऑन द सेम लाइन एक्चुअली। और मुझे भी हाँ, ऐसा ही लगता है कि हम कितने भी स्पेनिश या अमेरिकन या ब्रिटिश हो जाए, हाँ, तो हमारा जो हमारा जो हमारा जीन्स, हमारे जिसको हम बोलते हैं, हमारा जो हाँ, डीएनए है, वो हाँ, हमारा वही रहेगा। तो वो हाँ, कभी चेंज नहीं होगा। तो हाँ, ऐसे ही हमारी जो जो भावनाएं हैं या हमारी जो धारणाएं हैं, वो हाँ, हमेशा हमारी जो जन्मभूमि है उसके साथ जुड़ी रहेंगी। तो बहुत बढ़िया। और वो कभी भी कोई भी या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ले लीजिए, या कोई भी ट्रांजैक्शन, जैसे कोई भी चेंजेस ले लीजिए, या जगह आपने चेंज कर ली, ऐसी कोई भी चीज, वो भावनाएं या वो धारणाएं हमारी जो है वो मिटा नहीं सकती, या वो ना वो मिट सकती हैं। ना मिट तो सकती। आज भी जब हम जैसे कुछ ही कोई गाने सुन लेते हैं देशभक्ति के, हाँ तो जी, हाँ जी। मेरे देश की धरती टाइप एंड और 26 जनवरी पे या 15 अगस्त पे या हाँ, किसी और, तो आज भी वो, जैसे वो बाल खड़े हो जाते हैं। हाँ जी। तो आज भी हमें मतलब वही इमोशन आता है, हाँ, फील होता है, जैसे जैसे हम हाँ, लोग इंडिया में ही रह रहे हैं। तो बिल्कुल। ऑफ कोर्स किसी ना किसी तरह हम लोग जो है इंडिया से जुड़े ही रहते हैं। जैसे हम हाँ, आप कल्चर वाइज ले लीजिए, या आजकल सोशल मीडिया पे जैसे हाँ, आप किसी न किसी तरह टच में रहते हैं। तो एब्सोल्युटली। न्यूज में आप जैसे हर घर में सब लोग जो इंडियन टेलीविजन वगैरह वो हाँ, देखते हैं। तो आज की डेट में इंटरनेट पे वो सब, तो दे आर वेरी वेल कनेक्टेड टू इंडिया इवन इफ दे या, या। लिव इन अब्रॉड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक 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 झांकी मिली, एक पर्सपेक्टिव मिला कि कैसी लाइफ है डायस्पोरा की स्पेन में। थैंक जी यू रॉबर्ट जी। नाउ थैंक यू वेरी विल मच। कम टू, सॉरी जी, सॉरी, कहिए, गो अहेड। नहीं नहीं, प्लीज गो अहेड, यस। हाँ, तो we'll आप come to the पूछिए। last part of our discussion. We जी have had a great discussion for an hour now. जी Uh, we would wrap up coming back to you, Robert जी G. So just reflecting back on your journey in life, you were somebody who really wanted to grow in life. जैसे आपने इटली में कहा अपने माता पिताजी से कि जी मैं कुछ और करना चाहता हूँ। वो एक जी मन में आपकी आवाज थी जी जो हमेशा आपको नए मुकाम तक ले गई है, और beyond the comfort of roti kapda makan, जी you जी have जी always sought to do something bigger, better, या right? And समथिंग डिफरेंट ऑफ कोर्स, या something different, right? So now you have been senator. What do you see the vision for your future, and what do you want your legacy to be? 30 years from now, if people look back at Robert G, what should they think you have your brand is and your contribution to society will be? no, I'm still in the politics, and Yeah, I want to keep serving the people yeah, for some more time. I don't know yeah, when, unless I'm very tired, and then I said, okay, now yeah, uh, I cannot do much. yeah. But still, I have that courage, and I have that energy to do to to serve for the society, and Okay. this is my aim to keep doing that. Yeah. I have no big ambitions to be part of the government, or be, let's say, if you say that to go to higher levels, politician, or to become something else what I am now. So I think those are not my ambitions. If the life wants something else from me, of course, I believe in existence. So let's see what happens next time. I mean, there's nothing pre-planned. But yes, my only aim is to keep serving the people, like Yeah. I'm already doing, and only thing I wish that I can do it uh, much more longer than my capacity. Wonderful. Wonderful.
Robert ji, finally we'll end with some rapid fire fun questions. You know, these जी, are fun questions that always bring out some new perspectives, right? right. All right. So first question is, what is a good place in Spain that Indians should travel to? And this beyond Barcelona and Madrid that we don't know of. Uh, the whole Spain is the best place actually. There are many good places to go. You can go to Bilbao. You can go to Valencia. I mean, in South Spain, there are many good places. And of course, when you come to Spain, you can't miss Barcelona. Ah, excellent. All right. Second, what is a festival of Spain that Indians should know about? Yes. Look, there are many festivals, and especially there is a festival which is called Tomatina, and Okay. you might have seen that in the movie, that famous Bollywood movie, that was Zindagi Milegi Na Dobara. Milegi Na Milegi Yeah. Dobara, yes, and that Tomatina was shown in there, and because why I say Indians, because that festival is very similar to Holi, because it's played with tomatoes, but and we play with colors. Okay. So it's very similar to Holi, and people love seeing that. And this is, we have seen that many groups from India, they come to play Tamatina in that festival. Okay. Next question. An actor from India, actor or actress, Ji. who's very popular in Spain. Uh, when you may say which actor or actress, or Yeah, which, yeah, you know, sometimes it's Shah Rukh Khan, sometimes Amitabh Bachchan. So who's the latest? look, this is the difficult question for me actually, but the only thing I can say is that people loves watching Bollywood movies, and these Okay. days, they are and Bollywood dance, of course, and Spanish people, and they love to watch even if they don't understand, but with subtitles and also, and the music, which is most attractive point for them, the Bollywood music. And I think this brings them to very close to Bollywood movies and Bollywood music. And Hmm. I mean, everybody has their own choices, Yeah. for me to open to say, let's say, this actor or actress is famous for them, maybe I will get wrong on that. Yes. Got it. Now, next one cultural similarity between India and Spain. The first thing, as I mentioned before, which is Tomatina, as it's Yes. like Holi, Uh-huh. and there is the one more festival which is celebrated in Catalonia region, which is called Juan, San Okay. Juan, let's say. Okay. Wh- Yeah, SANJUAN, San yeah, Juan. Okay. yeah. So this is very similar to Diwali. Acha. So I mean, like we do, crackers and all, in Diwali with colors and all. So Hmm. the same way they celebrate with firecrackers in Catalonia. Interesting. Very, So it's very very similar. interesting how they're similar. Yeah. And last question, Robert G. And let me Pulao. sorry, let me add one more Yeah. thing on Yeah, yeah, on yeah. this. Like for example, in Maharashtra we have seen Govindas, Yes. and in Catalonia there is also a very famous tradition which is celebrated on the same type of what, like Govindas do, these human towers and all. So Yeah. Spain is very famous for that as well. Interesting. So towers of people, and when Yes, somebody right, walks on the top, and then they exactly. smash an earthen pot. Yes, मटकी फोड़ना ऊपर में. exactly. यहाँ पे मटकी नहीं फोड़ते, यहाँ पे सिर्फ ऊपर तक जाते हैं. अच्छा ऊपर So, तक जाता है. but like building these human towers, they're very Human pyramid और ऊपर चढ़ के yes, जाना. yes. Yeah. Very interesting. Very interesting. Finally, the most difficult one, Robert जी. जी, पुलाव या पाएया. जी. आप क्या पसंद करते हैं, पुलाव या पाएया? Both. Both, because they are made Diplomatic. made in very similar way actually. अच्छा. Uh, this is where, like pulao, which we put some more spices and all, and हाँ. paella is made on the, I mean, it's cooked the same way. हाँ. So it's very similar, and I like both. बहुत बढ़िया. चलिए जी, रॉबर्ट जी, this was
our first podcast in Hindi, where we switched between Hindi and English, but the very idea was being speaking in Hindi was कि हम दिल की बात करें, हम जी। दिल से जो भाव आ रहे हैं वो अपने आप आए. For those who do not know Hindi, if you want an entire conversation in English, do let us know in the comment section. Maybe we'll do one more episode entire in English. But for the first time, we had a mix of languages and more of Hindi out here. Dr. Robert ji, डेफिनेटली। thank you so much for your time. आपकी जो सफर है, आपकी जो journey है, it's so inspiring. And what I learned from you is this emotion of serving others, and really doing your duty, and universe pays you back, in the course of time, right? So, and also understanding each other, uh, understanding, being compassionate about problems, that are meaningful to society, for the society, and solving it together, by coming together as a community, be it cricket or be it getting turbans for our Sikh brothers and sisters that you spoke about. So thank you for your leadership in the society, Robert G, and we wish you further fulfillment and growth in life. थैंक यू राहुल जी, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जितने भी सुनने वाले देखने वाले दर्शक हैं, उन सबको मेरी तरफ से नमस्कार। Thank you. और एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रोग्राम पे लेने के लिए। शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।